हेलो गाइस, तो आज का हमारा वीडियो वन शॉट होगा जो कि फैमिली एंड मैरिज जो कि 4 यूनिट है सोशियोलॉजी का, फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि पूरा वीडियो मैं अच्छे से कवर कर चुकी हूँ और आई थिंक आपको वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं सुपरफिशियल चलूँगी और इसमें मेरा मेन मोटिव है कि आपको बस रिवीजन करवा दूँ। और इसको जब आप देखिएगा आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आप वो वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर आप फिर उसको देख के वन शॉट देखते हैं ना तो आपको टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा पूरा चैप्टर। और इसी तरह से मैं सोशल स्ट्रक्चर का भी पहले मैं बना चुकी हूँ, तो वो भी आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम वेस्ट किए। और वो आपका सिलेबस था, मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगी। आप आई होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सबसे पहले हम लोग फैमिली का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि फैमिली एक क्या है। फैमिली जो है प्राइमरी सोशल ग्रुप है। यहीं से एक सोसाइटी का निर्माण होता है, यहीं पे एक इंडिविजुअल जन्म लेता है और यहीं से एक मतलब फिर तभी तो जाएगा वो सोसाइटी में और एक सोसाइटी का निर्माण होगा। हर एक इंडिविजुअल को ही मिलके तो सोसाइटी बना, और उस इंडिविजुअल कहाँ से आया, एक फैमिली से आता है। इसके बाद बोलता है, क्योंकि मैं सुपरफिशियल बताना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी तो थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ये लिखना होगा कि इंग्लिश वर्ड से एक फैमलस वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, इससे जो है वो फैमिली का ओरिजिन हुआ है। और नेक्स्ट जो है लैटिन वर्ड जो कि फैमिलिया है, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्डिंग कंप्रोमाइजिंग सर्वेंट और वर्क टू स्लेव्स विद इन अदर इंडिविजुअल हैविंग ए मैरिज ब्लड रिलेशन। ये बोल रहा है कि मतलब ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है इंग्लिश में फैमलस से आया है और लैटिन में फैमिलिया से आता है। इसका मतलब क्या होता है कि हाउस होल्डिंग कंपेरिजन, मतलब एक घर को कैसे संभालना है, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, काम होते हैं, वो सब लोग संभालते हैं एक फैमिली में। अगर डिफिनेशन की बात करूँ तो इसमें 2 डिफिनेशन लिखना होता है। तो इलियट एंड मैरिल क्या बताए हैं कि फैमिली जो है इज़ द बायोलॉजिकल सोशल ग्रुप, बायोलॉजिकल है यूनिट जो कि कंपोज होता है एक हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन से। फिर ऑकबर्न एंड नीम को क्या बोले कि मैरिज इज अ ड्यूरेबल एसोसिएशन, ज़्यादा दिन तक चलने वाला एसोसिएशन। और एसोसिएशन का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, अच्छे से समझाई हूँ कि ये क्या होता है। ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ विद इन और विदाउट चिल्ड्रेन, और अ मैन और वुमेन एलॉन विद चिल्ड्रेन। यह एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है जिसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, कभी कभी उनका बच्चा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो उसको फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, इसमें क्या है मैक्लेवर एंड पेज, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैक्लेवर एंड पेज जो है वो दो तरह से कैरेक्टरिस्टिक बताए। एक जो बताए थे वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक था और एक था डिस्टिंक्ट, जो कि हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताया कि मेटिंग रिलेशनशिप पाया जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। वो क्या होता है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली डिपेंड ऑन मेटिंग रिलेशनशिप मैन और वुमेन। मेटिंग मतलब शादी वादी करके एक रिलेशनशिप बनाना। ए फॉर्म ऑफ मैरिज, एक मेटिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, पहले उनमें लव वव का ये रहेगा मेटिंग में, फिर उन लोग शादी करेंगे, तो उस तरह से शादी होते हैं। फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और मैं थोड़ा सा सुपरफिशियल जा रही हूँ, आपको अच्छे से आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 वीडियो, जिसको मैं ये वाला पूरा फैमिली का कवर की थी, उसका जो जितना भी पॉइंट है। अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एवरी फैमिली नो एज अ नेम, मतलब कि ये इसका ये मतलब है कि हर एक फैमिली का एक नाम होता है। कि जैसे आप सुने होंगे कि झा फैमिली, वो हो सकता है कि नाम जो है वो पिताजी के नाम से हो या फिर माता, किसी भी साइड से हो सकता है। तो एक नेम होता है एक फैमिली का। इकोनॉमिक प्रोविज़न, मतलब जो मेंबर हैं उसमें शेयर करते हैं इकोनॉमिक, अगर हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक का, तो कॉमन हैबिटेशन होता है। कैसे, द फैमिली जनरली रिसाइड इन द सेम हाउस बट रेजिडेंस पैटर्न आल्सो वेरी। उनका हैबिटेशन में थोड़ा सा पैटर्न मतलब रहने का हो सकता है, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, कॉमन हैबिटेशन, घर एक ही हो सकता है, थोड़ा सा पैटर्न भले ही अलग हो जाए। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव, थोड़ा सा हटके उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये यूनिवर्सल है, हर जगह फैमिली पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके सोसाइटी में पाया जा रहा है अलग सोसाइटी में नहीं पाया जाएगा। फिर इमोशनल बेसिस में है, लव एंड अफेक्शन एक दूसरे में पाया जाता है। तो लव एंड अफेक्शन क्या है, इमोशन ही तो है, तो उस तरह से इमोशन बेसिस पे। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, इसमें क्या होता है, द फैमिली मोस्ट टू कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी इंडिविजुअल इम्पैजिंग ऑर्गेनिक एंड मेंटल हैबिट। यह एक मेंटल हैबिट में भी मतलब इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड साइड,
तो हाँ, फैमिली में ऐसा थोड़ी है कि सोसाइटी में जैसे लोग ढेर सारा रहते हैं उस तरह से एक फैमिली में रहेंगे, नहीं, उनमें जो भी वो लिमिटेड रहते हैं। फैमिली इज अ स्मॉल ग्रुप, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइमरी ग्रुप है ये। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो क्या फैमिली होता है, तो न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल सोसाइटी बनता है एक इंडिविजुअल से बनता है, और इंडिविजुअल कहाँ से आता है, फैमिली से आता है। तो ये हुआ ना यूनिट, सोसाइटी के लिए एक यूनिट हुआ ना। नेक्स्ट है रोल ऑफ मेंबर्स, हर एक जो एवरी फैमिली कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्टेटस, अपना स्टेटस होता है, अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अटैच टू इट रोल्स ऑल्सो एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाते हैं एक फैमिली में। सोशल रेगुलेशन क्या है, फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल रेगुलेशन का ये मतलब है कि सोसाइटी में कुछ गलत ना हो, रेगुलेशन अच्छा रहे, इसके लिए तो एक फैमिली ही तो रूल नियम बताती है, वही तो एजेंसी होती है। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में भी मैं आपको अच्छे समझा चुकी हूँ। रूल नियम एक बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है। अ सिस्टम ऑफ नेम, इसमें भी एक जैसा कि जनरल में हम लोग देखेंगे थे उसी तरह से सेम टू सेम है कि उसका एक फैमिली नेम होता है, वो चाहे माँ की तरफ से रहे, वो पापा के नाम से रहे, वो उस फैमिली का नाम रहेगा। नेक्स्ट है परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर, कभी कभी परमानेंट फैमिली रहता है, कभी कभी टूट भी जाते हैं रिश्ता, तो टेम्पररी नेचर का हो गया। नेक्स्ट हमारा आपका सिलेबस में था बेसिक नीड ऑफ फैमिली, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बेसिक नीड ऑफ फैमिली मैं ऐसे आपको पूरा कैसे लिखना है उस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है, लेकिन इसमें मैं आपको समझा दूँगी। बेसिक नीड ऑफ फैमिली क्या होता है, फूड चाहिए एक फैमिली को ताकि वो जिंदा रह सके, वाटर चाहिए पीने के लिए, क्लॉथिंग चाहिए कपड़ा, वेदर बाई वेदर चेंज होता है वो बात अलग है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए क्लॉथिंग चाहिए, हाउस चाहिए, एक घर चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए उस फैमिली में। नीड, ये बेसिक नीड क्या ज़रूरत है फैमिली का, तो एक अच्छा हेल्थ होना भी ज़रूरी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होना चाहिए फैमिली में, ये फैमिली की नीड है। एजुकेशन होना चाहिए, बच्चा एजुकेट रहे, उसके माता पिता एजुकेट रहे। अफेक्शन मतलब लव होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए फैमिली में, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उससे हेल्थ पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फैमिली, तो टाइप्स ऑफ फैमिली भी अगर आपको एग्ज़ाम के लिए देखना हो तो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, इसको मैं बस समझा दूँगी, क्योंकि अगर मैं एक एक करके समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन अथॉरिटी के बेस पे जो है पेट्रीआर्कल फैमिली, इसमें जो है वो एक फादर उस फैमिली के हेड होते हैं। मैट्रीआर्कल फैमिली में क्या होता है, अथॉरिटी मतलब रूल नियम किसका चलने वाला है, तो मैट्रीआर्कल में ए में आ रहा है मतलब माँ, इसमें प्रॉपर्टी का मालिक माँ होगी, इसमें जो है घर में किनका कहना चलेगा, माँ का कहना चलेगा। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इजी है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब उसमें माँ रहेंगे, पिता रहेगा, मतलब एक हस्बैंड वाइफ एंड उसके बच्चे रहेंगे। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, मतलब एक्सटेंडेड मतलब जॉइंट फैमिली भी इसको बोलते हैं, मतलब उसमें अंकल आंटी, मतलब ये जो है न्यूक्लियर फैमिली के जुड़ने से बनता है। जैसे कि एक माँ पिता और उनके बच्चे हो गए, फिर आपके अंकल आंटी और उनके बच्चे होंगे, तो दो ये न्यूक्लियर फैमिली था, ये न्यूक्लियर फैमिली था, दोनों जुड़ा, तो उस तरह से एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें दादा दादी भी रहते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैरिज, मैरिज के बेस पे, ये मैं मैरिज वाला वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। मैरिज के बेस पे एक मोनोगैमस फैमिली होता है, उसमें क्या होता है एक मैन और एक वुमेन शादी करते हैं, और उस तरह से मोनोगैमस उनको फैमिली बोला जाता है। पॉलीगैमस में ये होता है कि एक मैन जो है वो 2 औरत से शादी करेगा, या फिर एक औरत जो है वो 2 मैन से शादी करेंगे, तो वो पॉलीगैमस फैमिली हो जाता है। पॉलीएंड्रस में ये होता है वही कि एक औरत जो है जिस तरह से मैं यहाँ ही आपको समझा दी थी, तो उसमें इसमें जो है ये एक औरत जो है वो 2 मेन से शादी करेगा, तो इस तरह से पॉलीएंड्रस बोला जाएगा। और ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ अपने मैरिज वाले वीडियो में, तो हाँ आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं अच्छे समझा रही हूँ। फैमिली टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है कि फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है, तो क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसमें भी जो है वो 2 तरह से उनके फंक्शन को भी डिवाइड कर दिया, और इस तरह से आपको चार्ट भी बनाना है। फैमिली प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया, इसको मैं भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टेबल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड, प्राइमरी फंक्शन का क्या ये होता है कि मतलब एक फैमिली में लोग शादी करते हैं मतलब रहते हैं, तो उनका पहला फंक्शन होता है कि उनका सेक्स जो सेटिस्फेक्शन है वो नीड स्टेबल हो सके, पूरा हो सके। और नेक्स्ट है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड, एक जब लोग शादी करके एक फैमिली बनाते हैं तो उनमें फिर ये भी होता है कि उनको एक बच्चा भी पैदा करना है ताकि उनका फैमिली फुलफिल
फुलफिलमेंट हो। प्रोविज़न ऑफ होम, उनको एक होम प्रोविज़न ताकि जिसमें वो रह सके। सोशलाइजेशन फंक्शन भी उनको परफॉर्म करना रहता है। अगर वो फैमिली बन चुके हैं तो सोसाइटी में कैसे रहना है, तो सोसाइटी का भी कोई रूल होता है, सोशलाइज कैसे होना है। उनके बच्चे पैदा लिए तो उनको सोशलाइज कैसे करवाना है वो फैमिली से ही सीखता है, तो वो फंक्शन हो गया। अफेक्शनल फंक्शन हो गया कि एक दूसरे में लव भी होना चाहिए, एक दूसरे को प्यार दें। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फंक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक फंक्शन। एक मेल और फीमेल जब शादी किए, उनके बच्चे हुए, तो एक मेल पैसा कमा रहा है, फीमेल भी कमा रही है, तो वो दोनों शेयर करेंगे और अपना जो भी फैमिली के अदर मेंबर है उनके बच्चे हैं वो दोनों मिलके पूरा करेंगे। एजुकेशनल फंक्शन, मतलब एक फैमिली है उसमें बच्चे हैं तो उनका ये भी फैमिली का रोल है कि उनको अच्छा एजुकेशन दे, पढ़ाए। रिलीजियस फंक्शन कि मतलब एक बच्चा जो है, देखिए एक फैमिली माँ पिता और उसके बच्चे हैं तो इन लोग दोनों का क्या फंक्शन है कि अपने बच्चे को अच्छा रिलीजियस जो भी है उनको बताए, एजुकेशन दे। फिर रिक्रिएशनल, एक फैमिली में पार्टी वार्टी होता है, रिक्रिएशनल चीज़ें भी होती रहती है, तो ये भी सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। तो फैमिली टॉपिक ख़त्म हुआ, मैरिज स्टार्ट होगा। तो मैरिज को अगर अच्छे से, हालांकि मैं यहाँ भी अच्छे से आपको समझा रही हूँ, लेकिन और आपको कैसे मतलब जब जो सब हेडिंग है उसको मैं समझा रही हूँ उसको भी आपको अच्छे से लिखना है एग्जाम में। तो ये पार्ट 2 है जो कि चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैरिज एंड फैमिली एंड मैरिज में पार्ट 2 है, मैरिज का पूरा टॉपिक मैं कवर की हूँ। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या इंट्रो में क्या है। मैरिज मार्क्स टू बिगिनिंग ऑफ फैमिली, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। एक बार शादी होता है, इसको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बोला जाता है। टुवर्ड देयर पार्टनर्स फेसिंग टू चैलेंज। जब एक मेल और फीमेल शादी करते हैं तो ऐसा नहीं है, उन लोग को कुछ प्रॉब्लम भी से फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में। एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, लोग एक दूसरे को सरप्राइज़ भी देते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन मैरिज का। अगर मैरिज का डिफिनेशन का बात करूँ, जो कि आपको 2 डिफिनेशन लिखना होता है अपने एग्जाम में, तो पहला इंट्रोडक्शन इसका डिफिनेशन ये है जो ग्रीन दिए हैं कि मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ इस्टेब्लिश ऑफ फैमिली प्रोक्रिएशन। यह जो है सोसाइटी से अप्रूव करके लोग शादी करते हैं, और प्रोक्रिएशन मतलब चाइल्ड को पैदा करना से रिलेटेड है, और उसमें फिर ये चाहत होती है जब वो अपना फैमिली बनाते हैं, एक मेल और फीमेल शादी करके, तो उनमें एक बच्चा पैदा हो और उनका फैमिली फुलफिलमेंट हो सके। और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है 2, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि 2 आपको डिफिनेशन लिखना है, और साथ में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के लिए राइटर जो भी दिए हैं डिफिनेशन वो लिखना रहता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। एनाटॉमी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड रहता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाली हूँ अपने चैनल पे, वो भी अच्छा कंटेंट के साथ कि आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर ज़्यादा मैं जो भी इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखना है, वो सब मैं आपको बताती हूँ, कंटेंट भी प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट है मैरिज इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अपोजिट सेक्स, जो कि लिंटन दिए हैं। दूसरा हमारा डिफिनेशन है कि मैरिज जो है सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है जो कि पार्टनर होते हैं अपोजिट सेक्स के, एक मेल और फीमेल। नेक्स्ट हमारा जो आपके सिलेबस में था कि मैरिज इंट्रोडक्शन डिफिनेशन देखिए, फिर आपका था फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसको मैं उस वीडियो में भी अच्छे समझाई हूँ और यहाँ भी समझा दूंगी आपको। फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या होता है, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक ये मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, और इस तरह से आप बना दीजिएगा एग्जाम में, तो ये एग्जामिनर पे बहुत अच्छा जो है इफेक्ट डालेगा। जिसमें टाइप ऑफ मैरिज वेयर वुमेन मैरी, एक मैन और वुमेन शादी करेंगे। गैमी का मतलब होता है मिलना, और मोनो मतलब एक। इंक्रीज अफेक्शन ऑफ लव, अगर मोनोगैमी जिस फैमिली में है उनमें एक ही मेल और फीमेल है तो लव भी उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और ये यूनिवर्सल है, ज़्यादातर यही पाया जाता है। फिर पॉलीगैमी, गैमी मतलब मिलना, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा लोगों, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का मिलना। तो देख सकते हैं आप फिगर में मैं आपको बताई हूँ, ये मेल है 2 मेल है, फिर इधर तीन मेल हो गया, दो फीमेल है जो कि सब शादी किए हैं। इसमें फर्दर इसको डिवाइड किया गया है आपको समझाने के लिए, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्रस। तो पॉलीगाइनी का मतलब होता है, गायनी का मतलब और वुमेन से रिलेटेड, तो गायनी और ये पॉली मतलब दो वुमेन या 2 से ज़्यादा वुमेन, तो इसमें एक मैन रहेगा और 2 वुमेन से शादी करेगा। वही अगर पॉलीएंड्री का मैं बात करूँ तो एंड्री का मतलब मेन होगा और होता है, और पॉली का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो एक फीमेल जो है वो 2 लड़का मतलब मैन से शादी करेगा।
इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि देखेंगे पेरेंटल और नॉन पेरेंटल। एक औरत जो है वो दो आदमी से शादी करती है, तो उसको डिवाइड किया गया क्यों कि जब वो भाई हो एक ही जैसे कि फैमिली में दो भाई हो और एक लड़की दोनों भाई से शादी कर ली तो उसको पेरेंटल बोलेंगे। सेवरल ब्रदर सेम वाइफ। नॉन पेरेंटल में क्या होता है कि एक औरत जो है वो दो आदमी से शादी करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भाई हो, वो अलग रहते हैं, मतलब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका ब्लड रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता है हस्बैंड का। और उन लोग का शादी जब होता है तो एक टाइम कैसे स्पेंड करना है, टाइम बट जाता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। हालांकि फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, जो कि सेकंड पार्ट 2 करके है वो वाला मैं आपको समझाई हूँ कि ऐसा कब हुआ था कि पॉलीगाइनी एक आदमी से दो औरत का शादी होगा। तो जब युद्ध हुआ था, वार हुआ था ना, तो देख सकते हैं यहाँ, तो मतलब मैन जो थे बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वहाँ पे आदमी का कमी हो गया था, मतलब लड़का लोग का कमी हो गया था, तो लड़की लोग ज़्यादा थी, तो इसीलिए शादी कर दिया गया था। और नेक्स्ट हमारा आप देखेंगे सोशल कस्टम रिलेटेड टू मैरिज, जो कि आपके सिलेबस में है। इसमें कस्टम क्या है एक शादी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको ये थोड़ा सा बुक से आपको पढ़ना हार्ड लगता है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा अजीब करके दिया हुआ इधर उधर, जो कि आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए आपको कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है या फिर आपका एग्ज़ाम जो है एक हेडिंग में मांगता है आपसे टॉपिक, तो मैं हेडिंग बना के आपके लिए लिखी हूँ एक अच्छा सफिशिएंट नोट, जो कि हिंदू के लिए अलग कस्टम है और मुस्लिम के लिए अलग, ये जो भी सिख हैं, ईसाई हैं, कैसे कैसे क्रिश्चियन के लिए अलग है, वो मैं आपको इससे समझाती हूँ। द बेसिक रिचुअल इन हिंदू मैरिज, इसमें क्या होता है, अगर आप हिंदू हो तो समझ रहे होंगे, अगर हिंदू नहीं भी हो तो आप मूवी से तो समझते ही होंगे, ये सब देखे होंगे। कन्यादान उसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जो दुल्हन के जो पापा होते हैं वो दूल्हा के हाथ में लड़की को दूल्हा को देते हैं लड़का के पापा, इसको कन्यादान बोला जाता है। नेक्स्ट है पानी ग्रहण। तो पानी ग्रहण हिंदू सोसाइटी में पाया जाता है। जब शादी होती है तो उसमें क्या होता है कि क्लैप्सिंग ऑफ अ ब्राइड हैंड एंड अ ग्रूम, लड़की के हाथ को लड़का के हाथ में रखा जाता है। फिर अग्नि प्रणाम होता है, जिसमें क्या होता है कि गोइंग अराउंड द स्केयर्ड फायर बाय द ब्राइड एंड ग्रूम। अब तो देखे ही होंगे, हिंदू तो जानते ही हैं सब, ऐसे भी फिल्म में देखे होंगे कि जो आग के गोले गोल गोल जो घूरते हैं, तो उसको बोला जाता है अग्नि प्रणाम। फिर उसमें सात फेरे लिए जाते हैं, वॉकिंग 7 स्टेप ब्राइड एंड ग्रूम, उसको सप्तपदी बोला जाता है। फिर टैली मंगलसूत्र पहनाया जाता है, तो जो दूल्हा है वो दुल्हन के गले में टाई करता है, मंगलसूत्र को बांधता है। और ये जो मंगलसूत्र है वो एक हिंदू वुमेन के लिए एक सिग्निफिकेंस कि हाँ ये शादीशुदा है वो बनाता है। नेक्स्ट अगर है मैं कस्टम रिलेटेड टू जैन एंड सिख कम्युनिटी का बात करूँ कि उनमें मैरिज का क्या कस्टम है, तो ज़्यादातर मिलता जुलता है हिंदू से, लेकिन कुछ जो अलग है वो मैं बता देती हूँ कि इनमें मैरिज सेरेमनी जो है उसको आनंद कराज जब वन स्टेज आउटलाइन विथ अ स्पेसिफिक सेंटिमेंट एंड सेरेमनी सिख, उनमें आनंद कराज का कुछ रस्म होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ सोलेमनाइज प्रेजेंस ऑफ गुरु ग्रंथ होने चाहिए साहिब, और एक हॉली बुक होता है, उनका कुछ कस्टम रिलेटेड है, करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियन मैरिज कस्टम में क्या होता है, तो उनके जो रीति रिवाज हैं शादी के लिए, तो उनमें जो है रिंग एक्सचेंज होते हैं और लोग शादी करते हैं। नेक्स्ट जो रिंग एक्सचेंज का मतलब एक है कि दूल्हा जो है वो दुल्हन को अपना अंगूठी पहनाएगा और फिर दुल्हन जो है वो दूल्हा को अंगूठी पहनाएगी, तो रिंग एक्सचेंज हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मुस्लिम मैरिज एक्ट का, तो उसमें क्या होता है कि मुस्लिम मैरिज का अपना कस्टम ये है कि निकाहनामा होता है। निकाह में क्या होता है, एसेंशियल सेरेमनी मुस्लिम मैरिज नो एज ए निकाह। इसमें कंसर्ट लिए जाते हैं बहुत के, लड़का लड़की दोनों से पूछा जाता है कि आपको कबूल है शादी, तो दोनों कबूल है करवाते हैं, और दोनों का कंसर्ट जरूर रहता है, अगर मना कर दिया जाए तो शादी नहीं होगा। निकाहनामा में शादी के वक्त उन लोग कुछ चीज़ पे सिग्नेचर करते हैं, उनमें डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवाया जाता है, कुछ रूल नियम उसमें बता के शादी मतलब होता है, वो निकाहनामा हो गया, वो डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया जाता है। नेक्स्ट है
यहाँ से मैं जो आपको बताऊंगी ये हिंदू मैरिज और हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के लिए अलग हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट कम्युनिटी में क्या क्या कॉमन पाए जाते हैं वो चीज़ के बारे में। शादी के लिए क्या कस्टम हमारी सोसाइटी में कॉमन है, तो मोस्ट कम्युनिटी ज़्यादातर कम्युनिटी में एक रिचुअल सेरेमनी जो कि हल्दी और मेहंदी को अप्लाई करके लोग शादी करते हैं। शादी के वक्त सुने ना, हल्दी रस्म है, मेहंदी रस्म है। नेक्स्ट है मैरिज मोस्ट केसेस इन्वॉल्व मेटेरियल ट्रांसैक्शन बिटवीन द फैमिली। कई फैमिली में है कि मतलब मटेरियल यानी दहेज को आप मान सकते हैं, या फिर एक आजकल ये भी सोसाइटी में पाया जाता है कि लड़की के पापा को लड़का के पापा पैसा देते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे कि 2 टाइप के मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जो कि ब्राइड प्राइज एंड डॉरी दहेज। ब्राइड प्राइज में क्या होता है, अ पेमेंट इन कैश काइंड ऑफ ब्राइड फादर बाय अ ग्रूम फादर। लड़की के पापा को लड़के के पापा की तरफ से दिया जाता है, लड़के के पापा लड़की के लिए देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है डॉरी। इसमें जो है ब्राइड फैमिली गेन मतलब इसमें क्या है, दहेज का मतलब क्या है, लड़की के पापा लड़के को देते हैं कुछ पैसे कौड़ी, दहेज हो गया। इसके लिए रूल नियम बना जो कि लेजिस्लेशन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो इंडिया में मैरिज जो होता है उसमें उसको इंडिया में जो मैरिज होता है लाइफ के वन टाइम इवेंट माना जाता है। कि हमारा शादी सुने भी होंगे कि शादी बार बार थोड़े होगा, इसलिए मैं इतना ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो इसको लाइफ वन टाइम इवेंट माना जाता है। मोस्ट ऑफन मैरिज आर अरेंज बाय पेरेंट के कंसिडरेशन से, उनके सहमति से शादी होती है इंडिया में। फिर आपके सिलेबस में है इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है जिसको में बोला गया है कि मैरिज जो है सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन, जिसका मीन्स है 3 इंपॉर्टेंट एम है इसका, जिसको बोला जाता है। ये थोड़ा सा एंशिएंट है, आपको सुनने में शायद आप सुने होंगे कि धर्मा, रति और प्रजा पाना चाहिए। धर्मा का मतलब होता है ड्यूटी, लोग शादी करते तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। फिर रति का मतलब सेक्सुअल प्लेजर जो उनका है वो फुलफिलमेंट होता है। प्रजा मतलब प्रेजेंसी होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, फिर आपको इस तरह से चार्ट बनाना है कि क्या है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज। तो उसमें रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर उन लोग का रेगुलेट होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इनेबल टू प्रोक्रिएशन, फिर वो मतलब जो है एक बच्चे को पैदा करते हैं अपने फैमिली को फुलफिलमेंट करने के लिए। और फिर उनका न्यूट्रिशन जो भी है उनको केयर, नर्सरिंग मतलब उनको बच्चा को केयर देते तभी तो वो बड़ा होगा। तो ये सब क्या है, मैरिज का इम्पोर्टेंस ही तो है, महत्व ही तो है। केयर एंड इनकल्चरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे को पैदा करना, उसको ध्यान देके एक अच्छा बड़ा करना। इनकल्चरेशन मतलब उनको अच्छे से कैसे उनको केयर करके बड़ा करना है, वो मैरिज का इम्पोर्टेंस है। और फैसिलिटेट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक दूसरे को साथ देना। अगर लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। नेक्स्ट है परसेप्शुअल किनशिप ग्रुप, मतलब इसमें ये होता है, इसको मैं समझा देती हूँ। इट इज़ एडिशनल प्रोविजन इकोनॉमिक ऑपरेशन, इसमें भी साथ देना से रिलेटेड ही है, एक अपने में सेंस होना चाहिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एक लोग जब शादी करते हैं तो अपना फीलिंग शेयर करते हैं। अगर गलत सही क्या है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुमको यहाँ पे ये करना चाहिए, तुम ऐसे करना चाहिए, टेंशन मतलब। तो एक तरह से इमोशनल सपोर्ट भी मैरिज में प्रोवाइड किया जाता है। तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी मैरिज ज़रूरी है, ताकि एक मेल फीमेल मिले और अपना लव अपना जो है बरकरार रखे और जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेजिस्लेशन एंड इंडियन मैरिज लेजिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली लेजिस्लेशन। ये जो है पार्ट 3 वीडियो में आपको मिलेगा, अच्छे से आपको अगर देखना है तो। लेजिस्लेशन क्या होता है कि ये जो है एक लॉ है जो पार्लियामेंट में मतलब किसी चीज़ जैसे कि कुछ गलत ना हो हमारी सोसाइटी में, तो मैरिज एंड फैमिली से रिलेटेड भी लॉ बनाया गया हमारे पार्लियामेंट में, जो कि अगर फॉलो ना किया जाए तो उसके लिए सज़ा भी मिलती है। तो लेजिस्लेशन आप समझ गए होंगे, इतना सारे लेजिस्लेशन बनाया गया है। जो कि पहला है हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में बना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि मुस्लिम के लिए इसको शरीयत भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज जो कि क्रिश्चियन के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे उनको शादी करना चाहिए, ये पार्लियामेंट में लॉ साबित हुए। अगर नहीं वो मतलब नहीं निभा पाते हैं, उस लॉ को नहीं फॉलो कर पाते तो उनको सज़ा भी मिलता है, जेल भी होती है, जो कि हम लोग देखेंगे भी आगे। द स्पेशल मैरिज एक्ट बना, फिर डाइवोर्स रूल बना जो कि हिंदू मुस्लिम सबके लिए अलग अलग बना है। वो मैं पहले वीडियो में भी कवर की हूँ बहुत अच्छे से, इसमें भी मैं सुपरफिशियल कवर करूँगी, आपको समझाने की पूरा कोशिश करूँगी। फिर डॉरी दहेज, एक
दहेज के लिए रूल नियम बना, और क्यों बना? क्योंकि आपको पता होगा कि दहेज के लिए कई लड़कियों को जला दिया जाता था, तो उसके लिए भी कानून हमारे पार्लियामेंट में नियम बना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी दहेज लिया जाता है। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू विडो रीमैरेज, क्योंकि विधवा का हालत, अगर उसका पति मर जाता था तो उसका बहुत हालत ख़राब रहता था एक सोसाइटी में, तो उसके लिए भी रूल नियम बनाए गए ताकि उसकी हालत में सुधार हो। हम लोग फटाफट से करके एक देख लेते हैं एक्ट को। तो इसमें क्या है, मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहला है। तो इसमें कुछ नहीं कि इसमें ये बोलता है कि मैरिज जो है वो सोलेमनाइज्ड होना चाहिए हिंदू अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जब एक हिंदू शादी कर रहा है? तो किसी का स्पाउस नहीं होना चाहिए, किसी एक, अगर हस्बैंड, एक लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं तो उस लड़का का पहले से कोई पत्नी नहीं होना चाहिए, तो लड़के का कोई पति नहीं होना चाहिए। उनका एज क्या होना चाहिए? 21 ईयर होना चाहिए लड़का का, और लड़की का 18 ईयर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो जो है मेंटली अच्छे होना चाहिए, ताकि उनका जो भी है वो अपना मत दे सके कि हाँ हम शादी करेंगे। अगर नहीं वो मत देंगे तो शादी नहीं होगा। अगर एक चाहता है हम शादी ना करें तो शादी नहीं होगा। इसके लिए पार्लियामेंट में, संविधान में है, रूल नियम बनाया गया। ब्राइड एंड ग्रूम शुड बी ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, भाई बहन नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि द मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरीयत बोलते हैं, ये अप्लाई होता है, हमारा ये नेक्स्ट लेजिस्लेशन है जो कि मुस्लिम पे अप्लाई होता है। इसमें क्या है कि मुस्लिम मैरिज इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बताना चाहेगा कि उन लोग की शादी कैसे होता है, लड़का लड़की दोनों से कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। मतलब कि वो मतलब कबूल है, आप सुने होंगे, तो उसमें कंसेंट लिया जाता है लड़का लड़की को। अगर एक को नहीं है शादी पसंद तो शादी वो नहीं होगा। फिर इसमें भी बोलता है कि जो है वो द पर्सनल दे नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय रिलेटिव अपॉइंटमेंट, मतलब कि रिलेटिव का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए, दुल्हन का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें याद रखने वाली ये है कि ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि यूजुअली मैरिज जो है अप्रिसिएटेड बाय रिलीजियस जज एंड क्यूजिस, रिलीजियस जो जिसको क्यूजिस या जज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये बोलता है कि एक मेल जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी कर सकता है, मतलब नहीं है मुस्लिम लड़की उससे शादी कर सकता है, लेकिन वही एक मुस्लिम वुमेन जो है वो नॉन मुस्लिम लड़का से शादी नहीं कर सकती है। अगर उसको करना है तो अपने कन्वर्जन करना पड़ेगा रिलीजियस को। ये उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत बना है संविधान में, पार्लियामेंट में, उसमें लिखा गया है। फिर उसमें ये भी बताया गया कि मुस्लिम मैन जो है उनको एक से ज़्यादा शादी करने के लिए अलाउ है, जबकि वही एक औरत को एक से ज़्यादा शादी करने के लिए अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो कि 1972 में बना। इसमें क्या है, ये क्रिश्चियन के लिए बना है। तो इसमें है मैरिज सोलेमनाइज्ड बाय पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार होना चाहिए। इन लोग का शादी होता है चर्च में, वहाँ पे रजिस्ट्रार होते हैं, तो वो रजिस्ट्रार के सामने जो है वो मैरिज होना चाहिए। सर्टिफिकेट टाइप से मतलब उन लोग को भी बनता है। नेक्स्ट है मतलब जो शादी होना चाहिए 6 AM से 7 PM के अंदर हो जाना चाहिए चर्च में, और वो भी जो है चर्च, देयर आर नो चर्च विद इन 5 मील्स। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि 5 मील से चर्च जो है 5 मील के अंदर नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब ये है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर ये सब रूल नियम नहीं क्रिश्चियन लोग फॉलो करेंगे तो उनको जो है सेक्शन 69 जो कि इस एक्ट के थ्रू उनको पनिशमेंट मिलेगा 3 ईयर के लिए। मैं बताई थी कि जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पारित किया गया है उसको अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उसके लिए मतलब जो है वो पनिशमेंट भी निर्धारित है। नेक्स्ट है एज कितना होना चाहिए, तो 21 ईयर लड़का का और लड़की का 18 ईयर होना चाहिए। और रूल जो मैरिज है वो एक लड़का और एक लड़की ही होना चाहिए। क्रिश्चियन में भी यही है कि ये नहीं कि जैसे मुस्लिम में था कि एक लड़का जो है वो 2 लड़की से शादी कर सकता है, वही लड़की के लिए नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन में मोनोगैमी ही होगा, एक लड़का और एक लड़की ही शादी करेंगे। 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें भी क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर जीवन का कंसर्ट मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनका कंसर्ट होना चाहिए। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि इसमें जो है ये है जो अलग कास्ट के लोग शादी करते हैं उनके लिए बनाया गया है, रीजन कास्ट डिफरेंट। इसमें भी क्या होता है कि 18 ईयर चाहिए और लड़का का 21 ईयर चाहिए। बोथ देम मस्ट बी साउंड माइंड, मतलब उनका वो मेंटली फिट होना चाहिए।
रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन इंडिया कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इनका ज़रूरी होना चाहिए जब शादी को सोलेमनाइज कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डाइवोर्स रूल एंड लॉ, जो कि मुस्लिम के लिए अलग बना, हिंदू के लिए अलग है। इस तरह से आपको फॉलो चार्ट बना देना है। हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू जो कि 1955 में बना है, उसके थ्रू हिंदू और बौद्धिस्ट और सिख लोग डाइवोर्स लेते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ चाहूँगी कि हिंदू में जो कई आप ऐसा देखे होंगे फिल्म में कि जो शादी होता है तो मतलब डाइवोर्स लेना होता है तो कई बार देखते हैं जज बोलता है कि 6 महीना आप लोग को साथ रहना है और एक दूसरे को समझना है क्या गलतियां हुई हैं, तो वो सब एक्ट में लिखा गया है और तभी जज ऐसा बोलते हैं कि हाँ रहना है, तो वो डाइवोर्स रूल के अंतर्गत आता है जो पार्लियामेंट में पारित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो कि 1939 में बना है और ये डाइवोर्स के लिए रहता है। फॉर मुस्लिम लोग कैसे डाइवोर्स लेंगे, कैसे उनका डाइवोर्स होता है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। क्रिश्चियन कैसे डाइवोर्स लेंगे उनके लिए बना है कि उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट, कैसे कैसे उन लोग का डाइवोर्स होगा, वो इस नियम में हुआ है। स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें कि स्पाउस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, जो कि अलग कास्ट के लिए हुआ था, उन लोग का डाइवोर्स कैसे होगा, इस एक्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट देखने से ही समझ में आता है कि डॉरी को रोकने के लिए, मतलब दहेज को रोकने के लिए हमारे पार्लियामेंट में रूल नियम बना। सेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दिया जा रहा है किसी भी तरफ से तो उसको डॉरी माना जाएगा। और सेक्शन 3 में बताया गया है, पार्लियामेंट के सेक्शन 3 में, कि अगर वो दहेज कोई लेता है तो उसको 5 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा और 15,000 फाइन लगेगा। फिर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड टू विडो ये क्यों बना है, इसका ये पर्पस था कि इम्प्रूव करना है कंडीशन ऑफ विधवा का कंडीशन जो इंडिया में ख़राब है। मैं पहले ही आपको बताई हूँ उसको कि उनको अच्छे से मतलब पार्टी ये सब में भी नहीं शामिल होने दिया जाता था, उनको उजला साड़ी पहनाया जाता था, ये सब बहुत उनके साथ उनको जो अभागन माना जाता था, तो वो इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट बना है। दिस लॉ हेल्ड टू, इसमें ये बताया गया कि एक औरत जो विधवा हो चुकी है वो भी शादी कर सकती है और अच्छे से रह सकती है। इसमें ये फिर बताया गया कि ये एक्ट ये भी प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन करता है उस मैन को जो कि विधवा मैरिज से शादी करते, उसको समाज में अच्छे से देखा जाए। पहले लोग जब विधवा से शादी करते थे उसको अच्छा, मैन को भी अच्छा नहीं बोला जाता जो आदमी विधवा से शादी करता था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू उसको भी एक अच्छा। नेक्स्ट और अगर आपका मैं लास्ट टॉपिक का बात करूं जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस, कि क्या एक अगर शादी लोग किए हैं, एक फैमिली है, तो उनको कौन सा फैक्टर जो है उनके इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, वो अच्छे रूप निगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों होता है। तो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन डेट परफॉर्म अ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रिजर्वमेंट, जो भी उनका हेल्थ है उनको प्रिजर्व करने के लिए एक फैमिली एंड मैरिज बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है, करना भी चाहिए। लोगों का राइट्स है ताकि वो हेल्दी रहें। और इसको अगर आपको अच्छे से देखना है यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है तो आप पार्ट 4 वीडियो देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ बस मैं आपको समझा देती हूँ कौन कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहले सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप कैसे प्रभाव डालता है, तो देखिए सोशल रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस होगा, तो उसको वो मेंटली उस परिवार के लोग फिट रहेंगे। अगर वही लड़ाई झगड़ा रहेगा, सोशल रिलेशनशिप, एक दूसरे में ट्रस्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो मेंटली बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सोशल सपोर्ट का, तो सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक, इसको मैं समझा चुकी हूँ आपको पहले वाले वीडियो में, यहाँ बस बता देती हूँ कि एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया कि देखा गया कि जिस फैमिली में सपोर्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट लोग करते हैं, वहाँ पे हार्ट रेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, ये सब चांसेस बहुत कम थी। लेकिन जहाँ पे सपोर्ट नहीं था एक दूसरे से, वहाँ पे ये सब चांसेस हार्ट अटैक ये सब का चांसेस ज़्यादा था। फैमिली प्रैक्टिस का क्या है कि जो भी हम लोग हैबिट है, फैमिली प्रैक्टिस मतलब जो भी हम लोग को सिखाया जाता है एक बच्चे को कि कैसे उसको ब्रश करना है, कैसे उसको स्नान करना है, सब फैमिली से सिखाया जाता है। और ये जो हम लोग सीखते हैं फैमिली से लाइफ लॉन्ग रहता है। और अगर ये अच्छे से हमको नहीं सिखाया जाए तो हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है, हमारे दांतों को अच्छा से हम नहीं धोए तो पायरिया हो सकता है, भाई बहुत सारी बीमारी हो सकता है। उसी तरह से हमको रोज़ स्नान करना एक फैमिली से ही सिखाया जाता है, तो स्नान अच्छे से ना करें उससे भी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, तो ये फैमिली से ही सिखाया जाता है। तो अगर वो चीज़ें अच्छे से सिखाया जा रही है तो हेल्दी रहेंगे, अगर नहीं अच्छे से सिखाया जाता तो हेल्थ हमारा ख़राब होगा। तो इम्पैक्ट डाल रहा है ना ये सब चीज़ें एक हेल्थ पे। वुमेन एजुकेशन, एक औरत का फैमिली में
एजुकेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैसे न्यूट्रिशन पूरे फैमिली को सप्लाई करना है वही देखती है। अच्छा उसको नहीं होगा तो क्या कैसे हमको बनाना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, वो नहीं समझ पाएगी, जिससे कि हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। और वही नहीं, एक वुमेन को एजुकेटेड रहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से ध्यान रख सके। डाइट पैटर्न, क्या खाना है, कैसे खाना है, एक फैमिली में ही हम लोग को पता चलता है। और अगर वो अच्छा ना हो डाइट पैटर्न तो उससे हेल्थ ख़राब हो सकता है, और वही डाइट पैटर्न अच्छा हो तो अच्छा भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, अच्छा हेल्थ रहेगा। फिर है फैमिली इनकम तो सबसे ज़्यादा हेल्थ पे इन्फ्लुएंस डालता है। जिस फैमिली का इनकम अच्छा है वो अपना हेल्थ चेकअप अच्छे से करवा सकता है, न्यूट्रिशन अच्छे से ले सकता है। लेकिन वही हेल्थ इनकम जिनका अच्छा नहीं है, वो बीमार भी पड़ जाए तो लोग अवॉइड करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है, पैसे नहीं है तो कैसे जाएंगे हॉस्पिटल, कैसे दिखाएंगे, कैसे अच्छा डाइट लेंगे। तो इनकम बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इलनेस एंड डिसेबिलिटी इन फैमिली, अगर किसी तरह का इलनेस है, एक आदमी अगर बीमार पड़ गया तो दूसरा आदमी भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। कैसे कि देखिए, अगर एक फैमिली में एक औरत और एक आदमी हैं, अगर उस घर का जो आदमी हुआ, मतलब एक पिता मान सकते हैं किसी बच्चे का, वो अगर बीमार पड़ गया तो ये माँ जो है उनको अब केयर भी करना है, और अगर इनकम कम हो गया तो उसको काम भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक अगर बीमार पड़ता है पूरा फैमिली परेशान हो जाती है। तो उस तरह से इम्पैक्ट हेल्थ पे डालता है। अब चांसेस है कि माँ का भी तबीयत ख़राब हो सकता है, ऐसे में वो ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्स भी बढ़ गया है। हेल्थ ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। अगर चिल्ड्रेन का तबीयत ख़राब है तो माँ पापा परेशान रहेंगे। अगर माँ पापा का तबीयत ख़राब है तो बच्चे को कौन ध्यान रखेगा, तो उनका भी हेल्थ ख़राब हो सकता है। सपोर्टिव पेरेंटिंग, इसका मतलब ये है कि जिस फैमिली में सपोर्ट रहता है उसके बच्चे का बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। वो एल्कोहल कम कंज्यूम करते हैं, कम जो है ड्रग लेते हैं। अगर वही टीनेज प्रेगनेंसी भी इससे रुकता है। मतलब लोग अच्छे शिक्षा दे देते हैं अपने बच्चे को, एक सपोर्ट देके कि हाँ तुम्हारे अभी तुम बड़ी हुई हो और तुम्हारे जो भी बॉडी है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो तुम गलत काम नहीं करना। तो उस तरह से एक, और फिर लड़का को भी बताया जाता है कि शराब पीना गलत है, सपोर्ट करता है फैमिली, तो वो एल्कोहलिज्म इस सब से बचते हैं। बीइंग मैरिड, जब लोग मैरिज हो जाते हैं तो इस तरह से कैसे एक हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब शादी करते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट मिलता है एक दूसरे से। तो उस तरह से मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब, आइसोलेट होने से लोग बचता है और अच्छी तरह से ज़िंदगी जीता है। आई होप कि ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और प्लीज़, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एनाटॉमी इस फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा, मतलब इसी में फेल होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने चैनल पे डाले हूँ उसको आप प्लीज़ देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।